रंजना अपने 3 बेटे विवेक, अतुल और ललित के साथ रहती है, जिनमें से उसके बड़े बेटे ललित की शादी एक गांव की लड़की चकोर के साथ हुई होती है। ऐसे ही एक रोज, देख चकोर, आज घर में मेहमान आने वाले हैं, तो सारा खाना अच्छे से बनाना। मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, समझी कि नहीं? आप एकदम बेफिक्र रहिए माँ जी। मैं जो भी काम करती हूँ वो एकदम लल्लन टाप करती हूँ। चल चल, अब ज्यादा बन मत और अपने काम पर लग जा। आई बड़ी। जी माँ जी। चकोर बढ़िया सा खाना बनाती है। मेहमान आकर बातचीत करते हैं, जिसके बाद चकोर उनके लिए खाना लगा देती है। अरे चकोर बेटा, तू भी बैठ जाना हमारे साथ खाने के लिए। नहीं काकी जी, आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। लेकिन हम खाएंगे और तुम नहीं खाओगी, ऐसे कैसे चलेगा? अरे कोई बात नहीं काकी जी, आप लोग बड़े हैं, इसलिए पहले खाने का मान आपका ही है। खाइए और बताइए मुझे कि कैसा बना है खाना। फिर वो लोग खाना खाने लगते हैं। अरे वाह, क्या कमाल का खाना बनाया है तुम्हारी बहू ने रंजना। सच में मजा ही आ गया। हाँ रंजना, तुम्हारी बहू बहुत ही सुशील है। अरे कितने संस्कार है इसमें, और ये देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। जी, वो तो है। फिर थोड़ी देर बाद में, अरे चकोर बेटा, अब तो हमारा खाना भी हो गया है, अब तो तू खा ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अब खा लेती हूँ। लेकिन फिर भी काकी जी, आप लोगों को कुछ और चाहिए तो बता देना, ठीक है ना? अरे नहीं चकोर, तुम खाना खा लो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अब चकोर खाना लेकर नीचे फर्श पर बैठ जाती है और वो खाना खाने लगती है। अरे रंजना, ये तुम्हारी बहू इस तरह नीचे बैठकर खाना क्यों खा रही है? इसे देखकर ही हमें कितना अजीब लग रहा है। अरे हम तो घर वाले ही हैं, लेकिन कोई बाहर वाला अगर इसे इस तरह से देखेगा तो क्या सोचेगा इसके बारे में? अब इतना अच्छा ससुराल मिला है, घर में डाइनिंग टेबल भी है, तो उसके बावजूद भी ये नीचे बैठकर क्यों खा रही है? अब मैं क्या कहूँ इसे? खैर, मैं इसे समझा दूंगी, आप दोनों बेफिक्र रहिए। फिर मेहमानों के जाने के बाद, रे गवार, तुझे कितनी बार समझाया है मैंने कि दूसरों के सामने अच्छे से पेश आया कर, लेकिन नहीं, तू हमेशा कोई ऐसी हरकत करती ही रहती है जिसके चलते मुझे शर्मिंदा होना पड़े। अरे अब मैंने क्या कर दिया माँ जी? उल्टा मेहमान तो मेरी तारीफ ही कर रहे थे। अरे लेकिन जब यहाँ पर डाइनिंग टेबल है तो इस पर बैठकर खाना खाना, नीचे बैठने की क्या जरूरत है तुझे? बेवकूफ कहीं की। माफ करना माँ जी, लेकिन अब गांव से ही नीचे बैठकर खाना खाने की आदत है मुझे, तो ऊपर बैठकर खाना खाने में मुझे बड़ा अजीब लगता है। अरे बेअकल लड़की, अगर ये तेरी आदत है तो इसे छोड़ा भी तो जा सकता है ना। अब तुझे तेरे रहने के तौर तरीके बदलने होंगे, क्योंकि तू अब गांव से शहर में आ चुकी है और तेरे कारण मैं बार बार बेइज्जती नहीं सहन कर सकती। ठीक है माँ जी, मैं अगली बार से ध्यान दूंगी। फिर एक रोज जब रंजना और चकोर बाहर खरीदारी करने जाती है, तभी, देख चकोर, जहां पर जरूरत हो वहीं पर मुंह खोलना, वरना चुप ही रहना। वैसे भी तू जब भी मुंह खोलती है तभी तेरा गवारपन साफ समझ आता है, और एक बार अगर तू गप्पे लड़ाने बैठ गई तो वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। इसलिए चुपचाप रहना। ठीक है माँ जी, मैं समझ गई। वो देख, फोन और टीवी का शोरूम, मुझे वैसे भी एक नया फोन लेना है, और ये फोन तो एकदम खराब हो चुका है। चल जाकर देखते हैं कि क्या दाम है फोन के। फिर वो दोनों शोरूम चले जाते हैं। रंजना फोन पसंद करने में मगन होती है, वहीं दूसरी तरफ चकोर पूरे शोरूम में यहाँ से वहां घूम रही होती है। दया रे दया, ये कितना बड़ा टीवी है, और इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये हकीकत में कोई दूसरी दुनिया है जिसमें अंदर घुसा जा सकता है। आपने बिल्कुल सही समझा मैडम, ये एक अलग ही दुनिया है और आप इसके अंदर जा सकते हो। क्या?
सच में? हाँ हाँ बिल्कुल। हमारे ग्राहकों के लिए पहली बार इसके अंदर जाना बिल्कुल मुफ्त है, इसीलिए आप जा सकती हो। वाह, क्या बात है! अब तो मैं इसमें जरूर जाऊंगी और एक दूसरी दुनिया घूम कर आऊंगी। दरअसल वो सेल्समैन चकोर के गवार होने के कारण उसके साथ मस्ती कर रहा होता है। पता नहीं कैसे कैसे लोग आते हैं यहाँ पर। इस गवार ने तो मेरी बात को सच मान लिया। अब तो बस इसकी बेवकूफी देखो और मजे लो। अब उस बड़े से टीवी में घुसने की कोशिश करने के कारण चकोर उसे टकराती है और वो टीवी नीचे गिरकर बुरी तरह टूट जाता है। मैं कुछ नहीं जानता। ये टीवी पूरे 60,000 रुपए का था और आपने उसे तोड़कर उसका नुकसान किया है, इसलिए उसकी भरपाई तो आपको ही करनी होगी, वरना मैं पुलिस केस कर दूंगा। क्या? नालायक निकम्मी, तू कभी नहीं सुधरने वाली। अरे चलते चलते सो रही थी क्या तू, जो इस टीवी से टकरा गई? अरे नहीं माँ जी, मुझे तो इस लड़के ने बताया कि इस टीवी के अंदर एक अलग ही दुनिया है जहां पर हम पहली बार मुफ्त में जाकर आ सकते हैं, इसीलिए मैं इसमें घुसने जा रही थी। अरे नहीं नहीं, ये लड़की झूठ बोल रही है। मैंने उसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। उल्टा मैं तो इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। नहीं माँ जी, और साहब, ये लड़का झूठ बोल रहा है। इसने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अरे चुप हो जाओ, तुमसे गलती हुई है, इसीलिए अब उसका इल्जाम मेरे शोरूम के सेल्समैन पर लगा रही हो, और ये बात सरासर गलत है। चलिए अब जल्दी से इसकी भरपाई कीजिए। तो अब घर चल, आज तो तेरी खैर नहीं। अब रंजना को ना चाहकर भी नुकसान की भरपाई करनी ही पड़ती है और घर जाने के बाद वो चकोर को खूब सुनाती है। देख ले ललित, इसने आज तेरे पैसे उड़ा दिए। बेटे बेटे इसने तो आज 60,000 का नुकसान किया है। अनपढ़ कहीं की। ये तुम क्या करती रहती हो चकोर? जरा देख समझ कर काम किया करो ना। और ऐसे कैसे चलेगा? तुम शहर में कोई सैर सपाटा करने नहीं आई हो। अरे तुम्हें अब हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर रहना है, इसलिए तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि यहाँ पर किसे क्या कहते हैं। धीरे धीरे ही सही, पर तुम्हें सब सीखना ही होगा। माफ करना ललित जी, पर आइंदा से मैं पूरा ध्यान रखूंगी। बस इतना ही बोलना आता है इसे? अरे तेरे माफी मांगने से हमारे पैसे वापस लौटने वाले हैं क्या? मेरी ही मत मारी गई थी जो मैंने तुझे अपने ललित के लिए चुना। काश मैं तुझसे भी कोई अच्छी बहू ढूंढ पाती, लेकिन बदकिस्मती मेरी ही है जो तू मेरी बहू बनी है। ऐसा मत कहिए ना माँ जी। माना कि मैं गलतियां करती हूँ, लेकिन जानबूझकर थोड़ी ना करती हूँ। वो सब तो अनजाने में हो जाता है। अरे गलती चाहे जानबूझकर की हो या अनजाने में की हो, गलती तो गलती ही होती है, और मैं तेरी इस गलती के लिए तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। माफ कीजिए माँ जी, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। ललित और रंजना गुस्सा होकर अपने कमरे में चले जाते हैं। ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैं भी ना एकदम पागल हूँ, पर अगली बार से मुझे मेरे ससुराल वालों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है, और इस बात का मैं पूरी तरह से ध्यान दूंगी। फिर थोड़े दिनों के बाद रंजना का जन्मदिन आता है और उस मौके पर चकोर सुबह जल्दी उठकर रंजना की पसंद के सारे पकवान बनाती है। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं माँ। ये देखो आपका सारा पसंदीदा खाना। शुक्रिया ललित बेटा, ये तो कमाल ही हो गया। ये सारे पकवान तो मुझे बहुत पसंद है। जा बेटा, जाकर विवेक और अतुल को भी बुला ला, वो दोनों भी खाएंगे हमारे साथ। नहीं माँ, विवेक और अतुल तो दोनों दफ्तर के लिए निकल गए हैं। आज उन दोनों को जल्दी बुलाया था उनकी कंपनी में। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तू तो आजा, हम दोनों मिलकर खाएंगे। अरे नहीं माँ, पूछने के लिए शुक्रिया, पर आप ही खाइए। अच्छा ठीक है बेटा, तू बाद में खा लेना। वाह, क्या जायकेदार खाना बना है ये। जिसने भी बनाया है उसे मेरी दिल से दुआ है कि वो सदा खुश रहे। बता ललित बेटा,
ये सारा खाना तूने कौन से रेस्टोरेंट से मंगवाया है? अरे नहीं माँ, ये खाना मैंने किसी रेस्टोरेंट से नहीं, बल्कि ये सारा खाना तो चकोर ने बनाया है। वो भी सुबह जल्दी उठकर एकदम प्यार से बनाया है। क्या? हाँ माँ जी, जन्मदिन मुबारक हो। आखिरकार आपको खाना पसंद आ ही गया और आपने मुझे दुआ भी दी, क्योंकि ये सारा खाना मैंने ही बनाया है। तेरी तो, मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूँ, तो तूने मेरे लिए खाना क्यों बनाया? अरे क्या माँ जी आप भी, अब तो गुस्सा थूक दीजिए ना। मैं कह रही हूँ ना कि मुझसे दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी जिनसे आपको नुकसान या शर्मिंदगी हो। मुझ पर भरोसा कीजिए माँ जी। भरोसा? और तुझ पर? हरगिज नहीं। ऐसा मत कहिए ना माँ जी, आप तो मेरी प्यारी माँ जी हो। मैं जानती हूँ कि आपको ये सारे पकवान बेहद पसंद है, इसीलिए मैंने इसे अपने हाथों से बनाया माँ जी। अब मुस्कुरा भी दीजिए ना, क्यों इतनी उदासी भरी शक्ल बना रही हो? जे बात, अब लग रही हो अच्छी। लेकिन मैंने तुझे अभी तक माफ नहीं किया है। आज मेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैं सबके साथ अच्छे से पेश आऊंगी, वरना अब भी मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ है। ओफो माँ जी, क्या अब भी? फिर एक दिन जब चकोर एक जगह से गुजर रही होती है, तभी वो कुछ बच्चों को देखती है। हाँ यार, मुझे भी उस पेड़ से आम खाने हैं, लेकिन इस बंगले में एक खड़ूस बूढ़ा काका रहता है, जिनके पास एक मोटी छड़ी है और उससे वो हमें मारकर हमारा बम सुझा देते हैं। लेकिन मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है और मुझे ये आम खाने का बड़ा मन कर रहा है, तो अब मैं क्या करूं? काश हम बड़े होते तो हम भी इस पेड़ पर लगे आम को तोड़ पाते। बेचारे बच्चे, इन्हें आम खाने हैं। एक काम करती हूँ, मैं ही इन्हें निकाल कर देती हूँ। वैसे भी गांव में तो मैं और मेरी सहेलियां यही करते आए हैं, दूसरों के बगीचों से फल चुराना। अच्छा सुनो बच्चों, तुम्हें आम खाने हैं ना? हाँ दीदी। तो फिक्र मत करो, अब तुम्हारी दीदी आ गई है ना, तो मैं अभी तोड़कर देती हूँ तुम्हें। चकोर अब फटाफट से उस बड़े से पेड़ पर चढ़कर उन बच्चों को आम तोड़कर देती है। जल्दी आइए दीदी, इससे पहले कि इस बंगले के खड़ूस काका आपको देख ले। ये लो बच्चों, जी भर के खाओ। आपका बहुत धन्यवाद दीदी। फिर अगले दिन, अरे नहीं नहीं, तुम दोनों को धोखा हुआ होगा। मेरी बहू कोई बंदरिया थोड़ी ना है जो ऐसे पेड़ पर चढ़ जाए। बंदरिया तो नहीं, पर मोगली की बहन जरूर है वो, इसीलिए वो मोगली की तरह पेड़ की डालियों से लटक कर आगे बढ़ती जा रही थी। ना जाने कौन सी ग्रह से उठा लाई है तू अपनी बहू को, पर जो भी है, तेरी बहू की इस तरह उटपटांग हरकतों को देखकर हमें तो बड़ा मजा आता है। हाँ रंजना, कल जब हम आ रहे थे ना, तब हमने उसे पेड़ से आम तोड़ते हुए देखा और उसे देखकर तो हम एकदम आश्चर्यचकित रह गए। अच्छा, तो ये बात है। रंजना को अब और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस दिन चकोर को खाना ही नहीं देती। अरे तुझे उस पेड़ से लटक कर आम तोड़ने की क्या जरूरत थी? ये शहर है, गांव नहीं, जहां पर तू ये सारी पागलों जैसी हरकत करे। अब देख, तेरे कारण मेरी कितनी बदनामी हो रही है। लेकिन माँ जी, उन बच्चों को आम खाने का बड़ा मन कर रहा था, इसीलिए मैंने उनकी मदद की। लोगों की ज्यादा मदद करने के चक्कर में मत पड़ और अपने घर गृहस्थी पर ध्यान दे, बेवकूफ कहीं की। ठीक है माँ जी, अब से मैं बाहर बहुत कम ही जाया करूंगी और जब कोई काम होगा तभी जाऊंगी मैं, वरना अब से मैं घर पर ही रहूंगी, बिल्कुल आपकी नजरों के सामने। अब तो खुश हो ना अब? हाँ हाँ, देखते हैं कि तू अपनी बातों पर कितनी खरी उतरती है। अब रंजना अपने 2 नंबर के बेटे विवेक की शादी के बारे में सोचती है और वो ये बात चकोर से करती है। अब विवेक के बारे में हमें सोचना होगा, क्योंकि उसकी उम्र हो चली है शादी की। हाँ माँ जी, वो तो है। वैसे विवेक भाई के लिए आप किस तरह की लड़की ढूंढ रही हो? अच्छी ही कोई लड़की चाहिए
बिल्कुल मेरी जैसी है ना। वैसे मजाक अच्छा कर लेती है तू, लेकिन मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो मैं फिर से तुझ जैसी कोई आफत को बुलवा कर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारूं। मैं तो अपने विवेक की शादी एक अच्छी और पढ़ी लिखी लड़की से कराऊंगी, ये तो तय है। चलो ये भी अच्छा है, जैसी आपकी मर्जी माँ जी। मैं अपनी सहेली अंजू के पास जाऊंगी। अब वो ही एक है जो मुझे अच्छे अच्छे रिश्ते दिखा सकती है। रंजना अब अपनी सहेली अंजू के घर के बाहर जाती है, लेकिन उतने में वहां खिड़की से कोई कढ़ाई फेंक देता है जो सीधे रंजना के मुंह पर जा गिरता है। अरे नहीं! अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। काश मैं पास हो जाती, लेकिन अफसोस वैसा नहीं हो पाया। मुझे माफ कर दीजिए मॉम डैड, मैं आप दोनों का नाम रोशन करने की जगह मिट्टी में मिलाकर आई हूँ। ओफो बेटा, ऐसे उदास मत हो। और हमारा नाम इतना बड़ा है कि उसे इतनी आसानी से कोई मिट्टी में नहीं मिला सकता। ये पढ़ाई वगैरह तो बस करने के लिए कर रही हो तुम, और अगर तुमसे ये नहीं हो पा रही तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। हाँ बेटा, हमारे पास थोड़ी ना पैसों की कोई कमी है। अच्छा अब मुस्कुरा, क्योंकि हम दोनों ने तुम्हारे लिए कुछ लाया है। ये देखो। मोना नया फोन देखकर बहुत खुश हो जाती है। वाओ, नया फोन! थैंक यू सो मच मॉम डैड। ये तो पिछले हफ्ते ही लॉन्च हुआ है ना। क्या कमाल का फोन है। ये देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन ये सब देखकर मोना की भाभी खुशी को कुछ ठीक नहीं लगता। ये क्या है मॉम डैड? ये फोन आप दोनों मोना को तब देने वाले थे जब ये पास होने वाली थी, लेकिन ये तो फेल हो चुकी है और अब आगे पढ़ाई भी जारी नहीं रखेगी। इस तरह से इसे बिगाड़ना सही है क्या? अरे भाभी, आपको क्या दिक्कत है? आपका नाम तो खुशी है, लेकिन आपसे किसी और की खुशी बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो पाती। और हम भी क्या करें बहू, हमारी बेटी को हम यूं उदास नहीं देख सकते। और वैसे भी ये 2 लाख रुपए का फोन तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमारा बस चले तो हम ऐसे 10-12 फोन इसे दे दे। हाँ बहू, हमारे लिए मोना की खुशी ही बहुत मायने रखती है, क्योंकि वो हमारी जान है। इन लोगों को तो कुछ बोलना ही बेकार है। बस लाड़ प्यार से सर पर चढ़ा के रखा है इन्होंने मोना को। ऐसे ही एक रोज खुशी और उसके पति सोहम दोनों का ट्रिप पर जाने का प्लान होता है। मैं तो बहुत खुश हूँ सोहम, क्योंकि इतने समय के बाद हम दोनों कहीं अकेले घूमने जा रहे हैं, वो भी हिमाचल में। ओ माय गॉड, मुझसे तो अब रहा ही नहीं जा रहा। हमारी ये साथ वाली दूसरी ट्रिप होगी शायद। चाहे कितना भी विदेश क्यों ना घूम लो, लेकिन हिमाचल जैसी जगह तो कोई और बिल्कुल भी नहीं है। हाँ खुशी, ये बात तो तुमने एकदम सही कही। सब तैयारियां हो चुकी है, बस अब वहां पर जाना बाकी है। लेकिन सोहम, मैं तुम्हें पहले ही बता दे रही हूँ, वहां जाने के बाद कोई बिजनेस कॉल बिल्कुल नहीं चलेंगे। 5 दिन के लिए सारे बिजनेस की चिंताएं तुम डैड को सौंप दो। अरे हाँ मेरी माँ, सब काम हो चुका है, बस थोड़े छोटे मोटे काम ही बचे हैं, और वो काम डैड और कंपनी के बाकी लोग संभाल लेंगे। अच्छा, तो फिर ठीक है। लेकिन जैसे ही वो दोनों निकलने वाले होते हैं, प्रीतिका उन्हें रोक लेती है। ओफो मॉम, ये काली बिल्ली बनकर हमारा रास्ता क्यों काट रही हो आप? क्योंकि तुम दोनों अब कहीं नहीं जाने वाले। क्या? लेकिन क्यों मॉम? क्योंकि आज ग्रहण चल रहा है और ग्रहण के समय में घर से बाहर नहीं निकलते हैं, इसीलिए तुम दोनों किसी और दिन चले जाना, लेकिन आज तो बिल्कुल भी नहीं। क्या कहा? आज ग्रहण है? लेकिन मॉम, ये सारी दकियानुसी बातें हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं होती। उल्टा ये सब तो विज्ञान से जुड़ा हुआ होता है, और आप लोग तो बस खामोखा ही इन अंधविश्वासी बातों को बढ़ावा दे रहे हो। ये सब गलत है मॉम। नहीं बहू, ये सब अंधविश्वास नहीं है, बल्कि सच्चाई है। अरे हमें क्या तुमने बेवकूफ समझ के रखा है क्या? जो मन में आए वो बोल रही हो। अब चलो वापस जाओ अपने कमरे में। पर डैड,
सुना नहीं क्या तुमने बहू? चलो खुशी, हम फिर कभी चले जाएंगे। अब क्या ही कर सकते हैं, ग्रहण जो है आज। और मॉम डैड अगर कह रहे तो हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें सच होती हैं। कई लोग जो ग्रहण में घर से बाहर निकलते हैं, उनके साथ बहुत गलत हो जाता है। उन तीनों की बातें सुनकर खुशी को बहुत गुस्सा आता है। फिर कमरे में आने के बाद, अरे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि तुम सब इतने पढ़े लिखे होकर भी गंवार कैसे बन गए। ग्रहण बहन ये सब बस बातें होती हैं। इतना अच्छा मूड बना था मेरा, लेकिन तुम लोगों ने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अरे अब उदास मत होना, और हिमाचल थोड़ी ना कहीं भागे जा रहा है। आज नहीं तो फिर कभी, लेकिन हम जरूर जाएंगे। धनराज और प्रीतिका बहुत अंधविश्वासी होते हैं, और ये बात खुशी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। फिर ऐसे ही एक दिन, जब खुशी और मोना दोनों बाहर खरीदारी करने गई होती है, तभी एक गरीब का बच्चा मोना के पास आता है। दीदी दीदी, कुछ खाने को दे दो ना दीदी, बहुत भूख लगी है, दे दो ना। ओफो, पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर चले आते हैं ये भिखारी लोग। अरे हटो यहाँ से। ये लो बेटा, ये पैसे रख लो। धन्यवाद दीदी, भगवान आपका खूब भला करे। फिर वो बच्चा वहां से चला जाता है। ये क्या बर्ताव था मोना? अरे क्या बर्ताव का क्या मतलब है? ऐसे गरीब बच्चों से हमें दूर ही रहना चाहिए भाभी। अरे लानत है तुम पर, इतनी अमीर होकर भी एक गरीब बच्चे को देने के लिए तुम्हारे पास 10 रुपए भी नहीं है क्या? महंगे महंगे कपड़े खरीदने के लिए बराबर पैसे होते हैं। अगर किसी रेस्टोरेंट में भी चली जाती हो तो वहां पर एक वेटर को कितनी बड़ी बड़ी टिप देती हो। तो इन गरीब बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इनसे इतनी घिन क्यों आती है तुम्हें? ओफो भाभी, आप फिर से शुरू मत हो जाइए। हर कोई आपकी तरह नहीं हो सकता। आप ही करती रहिए ये सब। मैं तो चली, ड्राइवर हमारा इंतजार कर रहा होगा। ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती, और इसकी यही बुरी हरकतें किसी दिन इसे बहुत महंगी पड़ने वाली है। फिर रात होने पर मोना अपने अमीर बॉयफ्रेंड ऋषभ से बात कर रही होती है। देखो ना बेबी, अगले हफ्ते हमें मिले हुए 6 महीने हो जाएंगे। वक्त कितनी जल्दी बीत गया ना। हाँ जानू, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। वैसे अगले हफ्ते हम दोनों एक ट्रिप पर जा रहे हैं। ये एक सरप्राइज ट्रिप होगी, हमारी 6 महीनों की मुलाकात वाली एनिवर्सरी के लिए। क्या बात है? हाँ बेबी, सारी तैयारियां हो चुकी है। वाह ऋषभ, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। अरे मेरी जान, मैं तो तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम में मेरी जान जो बसती है। लव यू बेबी। लव यू टू मेरी जान। अच्छा बेबी सुनो ना, मेरे डैड इंदौर गए हैं ना, तो वो मुझे वहां से कॉल कर रहे हैं। शायद कोई बात करनी होगी, तो क्या मैं उनसे बात कर लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल करो। हम कल बात कर लेंगे। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट बेबी। फिर मोना वो कॉल कट करके फौरन अपने दूसरा बॉयफ्रेंड नील का वीडियो कॉल उठाती है। हेलो बेबी, क्या कर रहे हो तुम? मैं तो तुम्हारे ही कॉल का इंतजार कर रही थी। अच्छा, इसी बात है क्या? तो फिर इतनी रात गए तुम्हारा कॉल बिजी कैसे आ रहा था? किससे बात कर रही थी तुम? वो मैं मेरे डैड से बात कर रही थी। वो इंदौर गए हैं ना बिजनेस मीटिंग के लिए, तो वही पूछ रहे थे कि क्या लाना है तुम्हारे लिए। अच्छा, वैसे नील, आज तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो बेबी, बिल्कुल किसी फिल्म की हीरो की तरह। थैंक यू स्वीट हार्ट, तुम भी इस नाइट सूट में एकदम प्यारी लग रही हो। अच्छा सुनो ना, अगले हफ्ते भाभी का जन्मदिन है, इसलिए हम सब ट्रिप पर जा रहे हैं, तो शायद मैं तभी तुम्हारा कॉल नहीं उठा पाऊंगी। तुम्हें चलेगा ना? मेरा बेबी उदास तो नहीं होगा ना? उफ ओ बेबी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझ में उतनी समझदारी है। कोई बात नहीं, परिवार सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और तुम्हें जब समय मिलेगा तब तुम मुझे कॉल या मैसेज कर देना, ठीक है ना? हाँ बेबी, पक्का। एंड थैंक यू सो मच मुझसे इतना प्यार करने के लिए। अरे थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। तुम इतनी अमीर हो, लेकिन उसके बाद भी तुम इस नाचिस मिडिल क्लास आदमी से कितना प्यार करती हो।
अरे चुप रहो, कुछ भी बोलते रहते हो तुम। इस तरह से मोना दोनों बॉयफ्रेंड के साथ बात करके अपना फोन साइड में रख देती है। हे भगवान, इन दोनों बॉयफ्रेंड को एक साथ संभालना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं भी अब क्या करूं? ऋषभ और नील में से मैं किसी भी एक को बिल्कुल नहीं चुन पाती, क्योंकि मुझे तो दोनों भी चाहिए। एक तरफ ऋषभ है जो इतना अमीर और काबिल है, वही दूसरी तरफ नील है जो दिखने में इतना हैंडसम है। काश इस दुनिया में कोई ऐसा नियम होता जिसके चलते लोग एक नहीं बल्कि दो दो लोगों के साथ शादी कर पाते। उतने में मोना की नजर कमरे के दरवाजे पर चली जाती है तो वहां पर खुशी खड़ी होती है। भाभी, आप यहाँ पर? आपको दरवाजा खटखटा कर आना चाहिए था ना। इतनी भी समझ नहीं है क्या आप में? अपनी जबान संभालो मोना। तुम्हारे कमरे का दरवाजा खुला ही था, इसलिए मैं बिना पूछे ही अंदर चली आ गई। और तुम्हें तो खुद को ही पता नहीं कि दरवाजा बंद है कि खुला है। दिमाग कहाँ पर रहता है तुम्हारा? शुक्र है ऊपर वाले का कि भाभी ने कुछ भी नहीं सुना, क्योंकि आज अगर वह सुन लेती तो मेरी सारी खुशियों को आग ही लगा देती। अरे अब फिर से किन ख्यालों में खो गई तुम? कुछ भी तो नहीं। कहिए, क्या काम था और क्यों आई हो आप यहाँ पर? दिख नहीं रहा क्या कि मेरे हाथ में क्या है? अरे वाह, हॉट चॉकलेट। आज तो हमको हॉट चॉकलेट खाने का बड़ा मन कर रहा था, इसलिए मैंने बना दिया और सोचा कि तुम्हें भी दे दूं, क्योंकि ये तो तुम्हें भी बहुत पसंद है। हाँ भाभी, शुक्रिया। वैसे मेरे आने से तुम्हारे इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? कुछ छुपा रही हो क्या मुझसे? हैं? क्या भाभी, कुछ भी बोलती रहती हो आप। कोई छुपाने वाली बात होती तब छुपाऊंगी ना। अब इतनी रात गए आप अचानक से आओगे तो डर के मारे पसीने नहीं छूटेंगे तो और क्या होगा? चलिए, ये हॉट चॉकलेट रखिए और जाइए। मैं तो अब एसी ऑन करके टीवी पर मस्त कोई फिल्म देखूंगी और इस हॉट चॉकलेट को खाने का मजा उठाऊंगी। ठीक है मोना। फिर खुशी वो हॉट चॉकलेट वहां पे रखकर बाहर चली जाती है। इस घर में बस ये खुशी भाभी है जो थोड़ी सी अलग है। बाकी मॉम, डैड और भाई तो तीनों भी मुझ पर आग बन करके जान लुटाते हैं, लेकिन पता नहीं ये भाभी किस मिट्टी की बनी है। फिर अगले दिन मोना नील से मिलती है। क्या बात है नील, ये बैंक्वेट तो कितना सुंदर है। हाँ मोना, लेकिन मैं तुम्हें अमीरों की तरह महंगे तोहफे तो नहीं दे सकता। लेकिन इस बैंक्वेट को मैंने अपने हाथों से सजाया है और इसमें मेरा ढेर सारा प्यार बसा हुआ है। तुम्हें इतनी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है बेबी। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और तुम्हारा यही प्यार मेरे लिए कीमती तोहफे से कम नहीं है। वैसे हो गई तैयारी तुम्हारी भाभी के जन्मदिन की? अभी क्यों? भाभी का जन्मदिन तो फरवरी में आता है ना। क्या? लेकिन तुमने ही तो कल कहा था ना कि अगले हफ्ते तुम्हारी भाभी का जन्मदिन है, जिसके चलते तुम अपने परिवार के साथ घूमने जा रही हो। ओ तेरी यार मोना, तू ना अपने ही पैर पर एक दिन कुल्हाड़ी मारने वाली है। अरे हाँ बाबा, याद है मुझे, लेकिन मुझे लगा कि तुम मेरी दूसरी वाली भाभी के बारे में बात कर रहे हो। मेरी दो भाभियां हैं ना, एक सगी वाली और एक चचेरे भाई की बीवी। अच्छा। फिर अगले हफ्ते मोना ऋषभ के साथ ट्रिप पर चली जाती है, जहां पर ऋषभ ने पूरा रिसोर्ट बुक किया होता है और वो दोनों वहां पर खूब अच्छा समय बिताते हैं। फिर सुबह सुबह जब मोना टहलने के लिए कमरे के बाहर जाती है, तभी कितना सुहाना मौसम हो रखा है। एक काम करती हूँ, इस जगह की फोटोज खींच लेती हूँ और अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट करूंगी। और नील को भी तो भेजनी होंगी, उसे भी तो बताना होगा कि ये देखो कि मैं अपनी भाभी का जन्मदिन मनाने के लिए इस ट्रिप पर आई हूँ। लेकिन मेरा फोन, अरे नहीं, मेरा फोन कहाँ चला गया? शायद कमरे में ही रह गया। मोना बहुत डर जाती है और झट से अपने कमरे के अंदर भागती है। ऋषभ किसी भी समय उठने वाला होगा और अगर उसने मेरा फोन चेक कर लिया तो वो उसमें मेरे और नील के फोटोज देख लेगा और तब तो मेरी शामत ही आ जाएगी। हे भगवान, बचा लेना मुझे। लेकिन जब मोना कमरे के अंदर जाती है
तब तक ऋषभ जाग चुका होता है और उसके हाथ में मोना का ही फोन होता है, जिसे देखकर मोना बहुत घबरा जाती है। मोना, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ये तुमने क्या कर दिया? मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। हे भगवान, अब तुम्हें गए काम से। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। उर्वशी और मोनिका दोनों बहुत अच्छी सहेलियां होती है। जब जब उर्वशी मोनिका के घर जाती है, मोनिका का भाई सागर बहुत खुश होता है। अरे उर्वशी, तुम कब आई? क्या मोनिका, अगर मुझे तुम पहले बता देती तो मैं उर्वशी के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आता ना। वाह भैया वाह, अगर मैं आपको कमरे से उठकर मेरे लिए फ्रिज में से पानी लाने के लिए कह दूं तो आप मेरे साथ कितनी बहस करते हो, और अब उर्वशी के लिए इतना सब कुछ। अरे बाबा, ये तुम्हारी इतनी अच्छी सहेली है ना, इसीलिए, और कुछ नहीं। मैं सब समझ रही हूँ भैया। अच्छा ठीक है बाबा, मैं तुम दोनों के लिए कुल्फी लेकर आता हूँ। उर्वशी को वो कपिल आइसक्रीम शॉप की कुल्फी बहुत पसंद है ना? हाँ सागर, वो तो है, लेकिन उस शॉप में कुछ लेने के लिए लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। नहीं नहीं, हम घर पर ही कुछ मीठा खा लेते हैं। वैसे भी आंटी जी ने हलवा बनाया है। नहीं उर्वशी, तुम्हारी इच्छा है तो मैं जरूर पूरी करूंगा। चलो, अब मैं लेकर आता हूँ। पर सागर, अरे भैया रुक जाइए ना, तुम्हारा भैया बिना सच में अलग ही है। अरे ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए ही है उर्वशी, बाकी टाइम तो भैया कुछ भी नहीं करते हैं। फिर सागर कुल्फी लेने के लिए एक लंबी लाइन में खड़ा रहता है। उर्वशी और सागर जाने अनजाने में ही सही, लेकिन एक दूसरे को चाहने लगते हैं। और एक दिन सागर अपने दिल की बात उर्वशी से कह देता है। हाँ उर्वशी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ सागर, कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए जगह बन चुकी है और मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? हाँ सागर, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जज्बात थे तो तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? पता नहीं सागर, जैसे तुम मन ही मन मुझे चाहते रहे वैसे ही मैं भी तुम्हें चाहती रही। फर्क बस इतना है कि तुम्हें आज इजहार करने की हिम्मत मिल गई और मैं तो बस अभी तक डरते हिचकिचाती थी। फिर सागर और उर्वशी अपने प्यार के बारे में घर पर बता देते हैं और ये जानकर सागर की माँ मंजू, पिता इंद्रनील और मोनिका काफी हैरान रह जाते हैं। ये तो क्या कह रहा है सागर बेटा? मुझे तो लगा ही था कि भैया उर्वशी को कुछ ज्यादा ही महत्व दे रहे हैं क्योंकि वो मेरी पक्की सहेली है। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इन दोनों में जो है वो प्यार है। अगर सागर को उर्वशी पसंद है तो उसमें हर्जी क्या है? सागर बेटा, मैं तेरे और उर्वशी के रिश्ते के लिए राजी हूँ। पर इंद्रनील जी, उर्वशी एकदम नए जमाने वाली लड़की है। फिर क्या, भले ही वो नए जमाने की लड़की है, लेकिन उसमें संस्कार कूट कूट कर भरे हुए हैं और हम तो इसे कब से देखते आ रहे हैं। मुझे तो उर्वशी सागर के लिए बहुत पसंद है। इसका मतलब अब मेरी ही सहेली मेरी भाभी बनेगी क्या? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? हाँ मोनिका, अब तो ऐसा ही होगा। और माँ, उर्वशी को आपने बस मोनिका की सहेली के रूप में ही देखा है, लेकिन वो एक अच्छी बहू, बीवी और भाभी भी बन सकती है और इस बात का मुझे पूरा यकीन है। ठीक है बेटा, अगर तुझे इतना ही यकीन है तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है। इंद्रनील जी की तरह मैं भी इस रिश्ते के लिए राजी हूँ। फिर मंजू और इंद्रनील की सहमति से सागर और उर्वशी की शादी हो जाती है। लेकिन मोनिका को कहीं ना कहीं इस शादी से ऐतराज होता है। माँ, उर्वशी, आज नाश्ते में क्या बनाया है? अरे मोनिका, अब मैं तुम्हारी भाभी हूं ना, तो तुम मुझे भाभी कहकर पुकारा करो।
नाम लेकर नहीं। अरे चल चल, बड़ी आई, मैं नहीं पुकारने वाली तुझे भाभी कहकर। देखो मोनिका, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। घर में कोई तुम्हें कहकर नहीं दिखाएगा, लेकिन बाहर वाला कोई तुझे अपनी भाभी को नाम से पुकारते हुए सुन लेगा तो वो तेरे बारे में कितना गलत सोचेगा। भाभी माँ समान होती है, इसीलिए उसे आदर और सम्मान देना बहुत जरूरी होता है। हे भगवान! अच्छा ठीक है मेरी प्यारी भाभी, अब तो बता दो कि नाश्ते में क्या बनाया है। आज नाश्ते में सागर के पसंदीदा छोले भटूरे बनाए हैं। तुमने आज तक मेरे हाथ के छोले भटूरे खाए नहीं है ना, तो आज खाकर देखो, खाओगी तो फैन बन जाओगी। अरे रे उर्वशी, मेरा मतलब भाभी, मुझे छोले भटूरे बिल्कुल नहीं पसंद। क्या? तो फिर अब तुझे क्या खाना है? मुझे इडली डोसा खाना है। आपने डोसे का आटा लाया था ना माँ, तो भाभी आप मुझे डोसा ही बनाकर खिला दो, बाकी मैं कुछ नहीं जानती। जल्दी से बनाओ, तब तक मैं रेडी होकर आती हूँ। क्या? अब ये भला क्या बात हुई मोनिका? मैंने पहले से ही सबके लिए नाश्ता बना दिया है, तो मैं फिर से अलग डिश क्यों बनाऊं? मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं, थोड़ा तो समझो मोनिका। नहीं भाभी, मुझे अभी कुछ भी नहीं समझना। कैसी सहेली है यार तू? क्यों? अब क्या हुआ? अभी अभी तो तुमने कहा था ना कि हम दोनों सहेली नहीं बल्कि ननंद और भाभी बन चुके हैं, और मुझे नाम से नहीं बल्कि भाभी कहकर पुकारो। तो अब मेरी प्रिय भाभी, मेरे लिए मेरी पसंद का नाश्ता बनाइए, तब तक मैं स्नान करके आती हूँ। बाय। इसकी तो ऐसी की तैसी, बहुत नालायक बन चुकी है ये तो। फिर उर्वशी को मोनिका के लिए अलग से डोसा और इडली बनाना पड़ता है, और इस वजह से उसका काम बहुत बढ़ जाता है। और अब घर में भी उर्वशी को ही मोनिका का आधे से ज्यादा काम करना पड़ता है। ऐसे ही एक रोज, आ गई मोहतरमा, चलो अब जल्दी से तुम अपना कमरा साफ करो, कितना गंदा रखा हुआ है। अगर किसी ने आकर इसे देख लिया तो क्या कहेगा? अरे भाभी, ये तुम कैसी बात कर रही हो? शादी के पहले जब तुम मेरे कमरे में आया करती थी, तब भी तो मेरा कमरा ऐसे ही फैला हुआ रहता था, और तब तो तुमने कुछ भी नहीं कहा, तो अब क्यों बोलने लगी हो? क्योंकि तब मैं पराई थी मोनिका, लेकिन अब ये घर मेरा है और यहाँ के लोग भी मेरे हैं, और इस घर का कोना कोना साफ रखना मेरी जिम्मेदारी बन चुकी है। इसीलिए कह रही हूँ, अब ज्यादा दिमाग मत खाओ मेरा, और कमरे को अच्छे से साफ कर दो। नहीं नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है, इसलिए मैं इसे बिल्कुल साफ नहीं करूंगी। पर तुम्हें अगर इतनी ही दिक्कत हो रही है तो तुम ही इसे साफ कर दो, मोनिका। फिर मोनिका वहां से चली जाती है, और उर्वशी को बहुत गुस्सा आता है। बेवकूफ कही कि अरे मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकर चाकर नहीं, और ये सारी ननंदें ऐसी ही होती है। और अब मेरी सहेली मोनिका भी धीरे धीरे जहरीली ननंद बनती जा रही है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। फिर उर्वशी मोनिका का पूरा कमरा साफ कर देती है। फिर एक दिन, देखो ना माँ, इस फ्रॉक में मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ ना? हाँ बेटा, सच में इस ड्रेस में तो तू बहुत सुंदर लग रही है। आज रीयूनियन पार्टी में तो मैं कहर ढाने वाली हूँ। अरे वाह मोनिका, तुम भी रीयूनियन पार्टी के लिए तैयार हो गई? इतने सालों बाद हम हमारे स्कूल के दोस्तों को मिलने वाले हैं, कितना मजा आएगा ना? अरे बहू, ये तूने क्या पहना है? क्या पहना है मतलब? जो ड्रेस मोनिका ने पहनी है वैसा ही शॉर्ट ड्रेस मैंने भी पहना है माँ जी। अभी के अभी इसे निकाल दे और कुछ और पहन ले जो अच्छा लगे और जिसमें तेरा पूरा शरीर ढक जाए। लेकिन क्यों माँ जी, जब ऐसी ड्रेस मोनिका पहन सकती है तो मैं क्यों नहीं पहन सकती? क्योंकि मोनिका इस घर की बेटी है और तू इस घर की बहू। लेकिन बहू हो तो क्या हुआ माँ जी, मुझे आपकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। देख उर्वशी, तुझे मेरी बात पसंद आए या ना आए,
मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो जल्दी से जाकर ये कपड़े बदल दे, वरना उस पार्टी में जा ही मत। मोनिका बेटा, तू अकेले ही चली जा। ऐसे कैसे माँ जी? आपने कह दिया और मैंने मान लिया। मैं पार्टी में जरूर जाऊंगी, और वो भी इन्हीं कपड़ों में जाऊंगी। अरे भाभी, माँ का थोड़ा तो लिहाज रखिए। चुप हो जा मोनिका, शादी के बाद तू भी बहुत बदल चुकी है। अपनी सहेली की तरफ से बोलने की जगह तू मुझे भाभी समझकर मेरे साथ ननंदों वाला बर्ताव कर रही है। इस तरह उर्वशी मंजू की कोई बात नहीं मानती और वो उन्हीं कपड़ों में पार्टी में चली जाती है, जिससे मंजू का माथा गर्म हो जाता है। फिर रात में अपनी बीवी को समझा कर रख दे, मैं उसकी सास हूँ और सास के आदेश का पालन करना एक बहू का फर्ज होता है। माफ कीजिए माँ, लेकिन जो कुछ भी उर्वशी ने किया है एकदम सही किया है। अरे जब आप मोनिका को छोटे कपड़े पहनकर भेजने के लिए राजी हो, तो उर्वशी ने क्या बिगाड़ा है आपका? और जमाना कहाँ से कहाँ जा चुका है। सागर एकदम सही कह रहा है। और वैसे भी मंजू, किसी व्यक्ति का चरित्र उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव और संस्कारों से पहचाना जाता है। इसीलिए बहू और बेटी में भेदभाव करना बंद करो। इंद्रनील के बोलने पर मंजू चुप हो जाती है। फिर एक दिन जब घर में पूजा होने वाली होती है, तभी हे भगवान, मुझे अकेले को इन सब के लिए खाना बनाना होगा। लगभग 100 से 200 पूरियां तलनी है। एक काम करती हूँ, मोनिका से कहती हूँ मदद के लिए। फिर उर्वशी मोनिका के पास चली जाती है। अरे मोनिका, वैसे भी तुम कुछ भी नहीं कर रही ना, तो प्लीज मेरी मदद ही कर दो। मदद? कैसी मदद भाभी? मुझे अकेली को ही सारा खाना बनाना है, तो तुम रसोई में आकर मेरी पूरियां तलने में मदद कर दो ना, प्लीज मोनिका। ना बाबा ना, मैं नहीं करूंगी ये काम। वैसे भी मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। देखो मोनिका, झूठ मत बोलो और चलो जल्दी, ज्यादा नखरे मत करो। दिन भर तो तुम कुछ भी नहीं करती, तो तुम्हारा हाथ किस कारण से दुख रहा है? ओ हेलो, बहुत सारे काम रहते हैं मुझे, और मैं कोई काम तुम्हें बताकर थोड़ी ना करती हूँ। तभी वहां पर मंजू आती है। अरे यहाँ पर क्या चल रहा है? तुम दोनों की आवाज बाहर तक आ रही है। और बहू, तू मेरी बेटी को परेशान क्यों कर रही है? पूजा का सारा भोग तुम्हें ही बनाना है, क्योंकि तुम इस घर की बहू हो, और ये पूजा तुम्हारे और सागर के लिए रखी गई है। इसमें किसी का हाथ भी नहीं लगना चाहिए। अब जाओ, अच्छे से खाना बनाओ, और याद रहे, बगैर प्याज और लहसुन के खाना बनाना है। ठीक है माँ जी। अब उर्वशी को मंजू और मोनिका पर बहुत गुस्सा आता है। ये दोनों माँ और बेटी ने तो मेरे नाक में दम करके रख दिया है। मन तो ऐसे करता है कि दोनों को अच्छे से सबक सिखाऊं। दिन भर अकेले ही सारा खाना बनाकर उर्वशी की हालत पूरी तरह खराब हो जाती है। और फिर रात में सागर उसे दवाई देता है। ये लो उर्वशी, मैंने खास तुम्हारे लिए ये हल्दी वाला दूध बनाया है। शुक्रिया सागर। तो अब तुम्हें कैसे महसूस हो रहा है? अब मैं ठीक हूँ सागर, पहले से काफी ज्यादा राहत महसूस हो रही है, और तुम्हारे होने से ही मेरी आधी मुश्किलें यूं ही चली जाती है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सागर, मोनिका के कारण मैं थोड़ी उदास हूँ। क्यों, क्या हुआ है? जब से मैं उसकी भाभी बन गई हूँ, तब से उसके तेवर ही बदल गए हैं। वो तो बस मुझसे ही सारे काम करवाती रहती है, और अगर मैं उसे कोई काम कह दूं, तो वो मुझे 10 बहाने देती है। ऐसे कैसे चलेगा सागर? उसे भी मेरा हाथ बटाना चाहिए ना। हाँ उर्वशी, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। अब तुम ही उसे कुछ कहो, क्योंकि वो अब तुम्हारी ही सुनेगी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरा कुछ भी नहीं सुनती। उल्टा वो तो मुझसे ही लड़ बैठेगी। तुम ही उसे समझाओ। आखिरकार तुम दोनों में पुरानी दोस्ती का रिश्ता है। लेकिन वो उस दोस्ती को भूल चुकी है सागर, और मेरे साथ एक ननन जैसा बर्ताव करके वो मुझे और परेशान करने लगी है। सागर और उर्वशी की ये सारी बातें इंद्रनील कमरे के बाहर से सुन लेता है। फिर अगले दिन, हाँ मोनिका,
तुमने बिल्कुल सही सुना। आज से तुम भी अपनी भाभी का काम में हाथ बटाओगी। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हो? घर की बेटी से अब आप क्या चूल्हा चौका कराओगे क्या? हाँ तो उसमें गलत क्या है? जब दूसरों की बेटी से तुम्हें काम करवाना अच्छा लगता है तो खुद की बेटी 2-4 काम कर लेगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? और कल को इसे भी विदा होकर दूसरे घर में जाना है। अरे यार, अब ये क्या नई परेशानी है? अब मोनिका अपना सर पकड़ लेती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले।